नमस्कार दोस्तों। इन्फ्राटॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं आंध्र प्रदेश से, जहां पर दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लुलु ग्रुप के प्रपोजल को भी अप्रूवल दे दी गई है। और अभी उन्हें विशाखापट्टनम मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को कहा है कि जल्द से जल्द इसके लिए लैंड ट्रांसफर कर दी जाए। दोस्तों बेसिकली लुलु ग्रुप पिछले कई सालों से कोशिश कर रहा है कि वो विशाखापट्टनम में एक मॉल और एक कन्वेंशन सेंटर को सेटअप करेंगे, जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा, लेकिन वो यहाँ पर लैंड मिल ही नहीं पा रही थी। अब फाइनली यहाँ पर अप्रूवल मिल गई है। एक हाइपर मार्केट, एक मल्टीप्लेक्स, नेशनल और इंटरनेशनल रिटेल ब्रांड्स, एक अम्यूजमेंट पार्क, एक 5 स्टार होटल, एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट और 6 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में कन्वेंशन सेंटर यहाँ पर इनके द्वारा बनाया जाएगा। 13.43 एकड़ लैंड को यहाँ पर ट्रांसफर की जाएगी, जिसको लेने की कोशिश ऑलमोस्ट पिछले 6 सालों से जारी थी। और इस अप्रूवल के चलते फाइनली आप कह सकते हैं कि 2200 करोड़ रुपीस के पीरियड के ऊपर अब काम होगा और 7000 के आसपास यहाँ पर जॉब जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहां पर दोस्तों यमुना रिवर की क्लीनिंग को लेकर दिल्ली सरकार के द्वारा एक कोर प्लान को अप्रूवल दे दी गई है। और यहां पर दिल्ली सरकार 1500 करोड़ रुपीस और खर्च करने जा रही है। दोस्तों आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि यमुना रिवर की क्लीनिंग को लेकर मशीन्स की डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गई है, जहां पर कुछ मशीन्स में तो काम भी स्टार्ट हो गया था और अब ये काम और आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 1500 करोड़ में से 500 करोड़ रुपीस नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के ऊपर खर्च किए जाएंगे, जहां पर 40 के आसपास डिसेंट्रलाइज्ड एसटीपीज बनाने की बात की गई है, जो सभी के सभी स्मॉल स्केल के होंगे। 500 करोड़ रुपीस एग्जिस्टिंग एसटीपीज को अपग्रेड करने के ऊपर खर्च किए जाएंगे, जहां से उनकी ऑपरेशनल कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो बचा हुआ पैसा है वो मशीन्स के प्रोक्योरमेंट के लिए और जो पुरानी सीवर लाइन्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट इंदौर मेट्रो से है, जहां पर दोस्तों कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी के द्वारा इंदौर मेट्रो में सेफ्टी इंस्पेक्शन काम कर लिया गया है और इसके चलते आप कह सकते हैं कि ये ऑपरेशनलाइजेशन की एक और स्टेप क्लोज पहुंच चुकी है। दोस्तों यूजुअली मैं ऐसी अपडेट्स कवर नहीं करता हूँ, जब तक अप्रूवल नहीं मिल जाती है तब तक मैं आपको बताता नहीं हूँ। पर क्योंकि इंदौर मेट्रो का कंस्ट्रक्शन इतना स्लो है कि हर अपडेट यहाँ पर इतने लंबे समय के बाद आती है कि कवर करनी पड़ती है। फिलहाल सीएमआरएस के द्वारा यहाँ पर 2 दिन की टेस्टिंग की गई है 5.9 किलोमीटर के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर, जो कि गांधीनगर स्टेशन से स्टेशन नंबर 3 तक बनाया गया है। ट्रेन स्पीड, ब्रेकिंग सिस्टम्स, पावर सप्लाई, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी यहाँ पर टेस्ट कर ली गई हैं और थोरोली इनको एग्जामिन किया गया है। होपफुली आप कह सकते हैं कि कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर इसको अप्रूवल मिल जाएगी और उसके बाद कमर्शियली ओपन होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारे स्टील सेक्टर से है, जहां पर दोस्तों आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के द्वारा उनका पहला स्क्रैप प्रोसेसिंग फैसिलिटी तैयार कर दिया गया है और इसके थ्रू वो उनकी स्टील सप्लाई चेन को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। दोस्तों वैसे तो हमारा इंडियन स्टील सेक्टर काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, लेकिन जब बात आती है स्क्रैप प्रोसेसिंग की तो ये हाईली फ्रेगमेंटेड है। लोकल स्क्रैप कलेक्टर से लेकर कंजप्शन पॉइंट तक जाने के लिए मल्टीपल स्टेजेस से गुजरता है और क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है तो इस दौरान स्टील के जो प्राइस है वो भी रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, साथ साथ इनकी जो क्वालिटी है वो भी रिड्यूस हो जाती है। इसी चीज़ों को कम करने के लिए ही अब कंपनीज के द्वारा खुद जो स्क्रैप प्रोसेसिंग का काम है वो किया जा रहा है, जहां पर आर्सेलर मित्तल के द्वारा 4 नई फैक्ट्री सेटअप की जा रही है 350 करोड़ रुपीस खर्च करके। उसमें से भी पहली फैसिलिटी महाराष्ट्र के खोपोली में बनकर तैयार हो गई है। 120 किलो टन पर एनम की इसकी कैपेसिटी है और अब क्योंकि ये ओपन हो गई है तो रेगुलरली अपग्रेड हुआ करेगी। अगली दोस्तों अपडेट गाजियाबाद से है, जहाँ पर दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट का और एक्सपांशन प्लान कर रही है और इसके थ्रू उनका टारगेट है कि और पैसेंजर्स को यहाँ पर अकोमोडेट किया जाए। दोस्तों हिंडन एयरपोर्ट अभी काफ़ी छोटा एयरपोर्ट है, जो कि डेली 700 से 800 पैसेंजर्स को हैंडल कर सकता है और ये कैपेसिटी आप कह सकते हैं कि सैचुरेट होने वाली है, क्योंकि अभी के समय में डेली 600 से ज़्यादा पैसेंजर्स को हैंडल कर रहा है। जैसे यहाँ पर कोई नई सर्विस को ऐड किया जाता है या फिर कोई नई सिटी को कनेक्ट किया जाता है तो ये कैपेसिटी अपने आप ही सैचुरेट हो जाएगी। और क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आगे चलकर इस एयरपोर्ट को भुवनेश्वर, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज और लखनऊ जैसी सिटी से कनेक्ट करने वाली है, तो आगे चलकर एयरपोर्ट पैसेंजर्स को हैंडल नहीं कर पाएगा और उसी कारण से इसका एक्सपांशन करना जरूरी बन जाएगा। अभी इसके एक्सपांशन को लेकर प्लानिंग स्टार्ट हो गई है, देखते हैं कि कब तक यहाँ पर काम स्टार्ट होता है। अगली दोस्तों अपडेट रैपिड रेल को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड के द्वारा रैपिड रेल को लेकर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी गई है और अभी डीपीआर और फिजिबिलिटी वगैरह का काम स्टार्ट करने के लिए टेंडर फ्लोट किए गए हैं। दोस्तों भी जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि तमिलनाडु सरकार उनकी स्टेट में 3 रैपिड रेल कॉरिडोर्स के ऊपर स्टडी करने वाली है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को दी गई है और अभी उन्होंने काम भी यहाँ पर आगे बढ़ा दिया है। पहला रूट चेन्नई से विलुपुरम के बीच में होगा, वह चेंगलपट्टू और तिंदीवनम। 167 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी, जहाँ पर 160 kmph की स्पीड से ट्रेन ऑपरेट हुआ करेगी। दूसरा रोड चेन्नई से वेलोर के बीच में होगा, वह कांचीपुरम। 140 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी, जबकि तीसरा कॉरिडोर कोयम्बतूर से सलेम के बीच में होगा, वह तिरुपुर और ईरोड और 185 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी। ये तीनों के तीनों ऐसे रूट्स हैं जहाँ पर रेगुलर बेसिस पर हाई पैसेंजर ट्रैफिक देखने को मिलता है और यही मेन रीजन था कि यहाँ पर सेमी हाई स्पीड ट्रेन को चलाने की बात की गई है। तीनों रूट्स को लेकर भी सीएमआरएल के द्वारा फिजिबिलिटी कंडक्ट की जाएगी और जो भी रूट यहाँ पर फिजिबल पाया जाता है फिर उसके ऊपर डीपीआर बनाने का काम भी किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों हमारे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स को लेकर एक ऑफिशियल डेटा हमारे सामने निकल रहा है
और यहाँ पर तमिलनाडु को इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स में एक अनडिस्प्यूटेड लीडर बताया गया है, क्योंकि कोई भी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स में तमिलनाडु के आसपास भी नहीं है। दोस्तों बेसिकली डेटा अप्रैल 2024 से लेकर फरवरी 2025 तक का है, जहां पर हमारे टोटल इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स $34.02 बिलियन के रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि इंडियन रुपीज में अराउंड 2.87 लाख करोड़ रुपीस होता है। और जिस हिसाब से यहाँ पर एक्सपोर्ट चल रहे हैं, काफी इजीली इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर ये 3 लाख करोड़ को क्रॉस कर जाएंगे, जो अपने आप में काफी बड़ा माइलस्टोन होगा हमारे लिए, क्योंकि लास्ट ईयर अप्रैल से लेकर फरवरी के बीच में हमने 2.1 लाख करोड़ रुपीस के एक्सपोर्ट किए थे, और अब ये ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच चुका है। $12.62 बिलियन के एक्सपोर्ट के साथ में तमिलनाडु यहाँ पर नंबर 1 कंट्रीब्यूटर रहा है, जबकि $6.88 बिलियन के साथ में कर्नाटक दूसरे नंबर पर है। $4.69 बिलियन के एक्सपोर्ट के साथ में यूपी यहाँ पर थर्ड नंबर पर है। और दोस्तों यूपी को यहाँ पर एक्सपोर्ट बढ़ाने की जरूरत है, ऑलमोस्ट पिछले कुछ सालों से यहाँ पर एक्सपोर्ट स्टैग्नेट ही है। इसके बाद महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और तेलंगाना से सीट्स का नंबर आता है। अभी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को लेकर पहले स्कीम देश में लॉन्च की जाएगी, तो आपको ये नंबर और बढ़ते हुए ही दिखाई देंगे। अगली दोस्तों अपडेट नोएडा से है, जहां पर दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का मेडिकल डिवाइस पार्क फाइनली टेक ऑफ करता दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये बताया गया है कि 8 कंपनीज ने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों बेसिकली येडा कई सालों से कोशिश कर रही है कि नोएडा में एक मेडिकल डिवाइस पार्क को डेवलप किया जाए। 350 एकड़ के एरिया में फैला होगा और स्पेसिफिकली सेक्टर 28 में इसको बनाया जा रहा है, जिसके लिए 2022 में ही हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल मिल गई थी। पर क्योंकि यहाँ पर प्रोग्रेस काफी स्लो था, तो कंपनीज ने यहाँ पर अभी तक काम स्टार्ट नहीं किया था। अभी येडा कहना है कि धीरे धीरे काम आगे बढ़ रहा है। 74 के आसपास प्लॉट्स यहाँ पर लोकेट कर दी गई हैं, जबकि 36 लीज डीड्स भी यहाँ पर साइन हो चुकी हैं। और इसमें से ही एक कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गया है, जो अगर 1-2 महीने के अंदर अंदर ओपन भी हो जाएगा। इसके अलावा 7 और कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। बेसिक फैसिलिटीज जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम, इन सब की व्यवस्था भी यहाँ पर कर दी गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव और IT बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन भी फाइनल स्टेजेस में है, जो कि मई के आसपास तैयार हो जाएगा और उसी समय यूपी के CM के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवे से है, जहाँ पर दोस्तों हमारी ईस्ट कोस्ट रेलवे ने डिसाइड किया है कि वो भुवनेश्वर न्यू रेलवे स्टेशन को एक रेल टर्मिनल में कन्वर्ट कर देंगे, और इसको लेकर जो पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है वो तैयार कर लिया गया है। दोस्तों बेसिकली भुवनेश्वर में भी 2 मेन रेल स्टेशन हैं। एक तो भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, जो कि मेन रेलवे स्टेशन है, जो कि सिटी के सदर्न साइड पर लोकेटेड है। यहाँ पर डेली 1 लाख के आसपास फुटफॉल देखने को मिलता है। सिमिलरली दूसरा भुवनेश्वर न्यू रेलवे स्टेशन है, जो कि एक सैटेलाइट टर्मिनल है, जो भुवनेश्वर सिटी के नदर्न साइड पर लोकेटेड है, जो आगे चलकर एक मेगा रेल टर्मिनल बन सकता है अगर प्रॉपर फैसिलिटीज यहाँ पर बना दी जाती हैं। अभी यहाँ पर डेली फुटफॉल सिर्फ 18,000 के आसपास देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ से बहुत ही कम ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं। लेकिन इस न्यू प्लान के अंतर्गत जब एक बार इसको टर्मिनल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर बड़े स्केल पर ट्रेन ओरिजिनेट हुआ करेंगी और फुटफॉल भी काफी इजीली 1 लाख को क्रॉस कर जाएगा। 250 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च करने की बात की गई है, और ऐसा बताया गया है कि हाई राइज कमर्शियल टावर्स यहाँ पर बनाए जाएंगे। भुवनेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी को कहा गया है कि एक नया रोड बनाया जाए इस नए रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करने के लिए। और अभी क्योंकि ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है, तो अभी ये रेलवे बोर्ड के पास में भेजा जाएगा फाइनल अप्रूवल के लिए, और वहां से अप्रूवल मिल जाती है तो इसके ऊपर काम स्टार्ट होगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी गिफ्ट सिटी से है, जहां पर दोस्तों गिफ्ट सिटी का ग्लोबल राइज अभी भी जारी है, और अभी ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स की लेटेस्ट रैंकिंग में गिफ्ट सिटी ने टॉप 50 सिटीज में एंट्री मार दी है। दोस्तों ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स एक काफी अच्छी रैंकिंग है, जो कि ग्लोबली सभी फाइनेंशियल सेंटर्स को रैंक करता है उनके कम्पिटिटिवनेस के बेसिस पर। 29,000 के आसपास असेसमेंट और 100 से ज़्यादा इंडिसेस का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है रैंकिंग देने के लिए। लास्ट ईयर जब ये इंडेक्स लॉन्च किया गया था सितंबर के आसपास, तो गिफ्ट सिटी की रैंक वहाँ पर 52nd बताई गई थी, और इस लिस्ट में हमारे देश की बेस्ट सिटी थी, जबकि 54th रैंक मुंबई को दी गई थी। और अभी मार्च में 1-2 दिन पहले ही इनके द्वारा एक नया इंडेक्स लॉन्च कर दिया गया है 2025 का, जहाँ पर गिफ्ट सिटी की रैंक बढ़कर 46 पर पहुंच गई है। इसके साथ साथ रेपुटेशनल एडवांटेज में भी गिफ्ट सिटी को पहला रैंक दिया गया है, जबकि फिनटेक के एरिया में अब इसकी रैंक 40th है, जबकि पहले 45 नंबर पर हुआ करती थी। इसके अलावा इस इंडेक्स में 15 और सेंटर्स को अलग से शॉर्टलिस्ट किया गया है, जहां पर अगले 2-3 सालों के अंदर अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगा, और वहां पर भी गिफ्ट सिटी को 5th रैंक दी गई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जस्ट एक स्टार्ट ही है, अगले 3-4 सालों के अंदर अंदर गिफ्ट सिटी को आप टॉप 30 में भी देखेंगे। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट दिल्ली मेट्रो से है, जहाँ पर दोस्तों दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भी पोर्ट होटल कंसेप्ट को अडॉप्ट कर लिया है, और इसी सीरीज में उन्होंने पहला पोर्ट होटल न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन के ऊपर ओपन कर दिया है। दोस्तों पोर्ट होटल कंसेप्ट पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है। अभी हमारी इंडियन रेलवे भी कई सारे प्लेसेस पर इसको बनाने में लगी हुई है, क्योंकि इसके चलते पैसेंजर्स का जो वेटिंग एक्सपीरियंस है वो बड़े स्केल पर इंप्रूव हो जाता है। अभी हालांकि DMRC के द्वारा पोर्ट होटल मेट्रो स्टेशन पर सेटअप तो कर दिया गया है, लेकिन मेनली इसका इस्तेमाल रेल और एयरपोर्ट वाले पैसेंजर्स ही करेंगे, पर रिवेन्यू DMRC को जनरेट होगी। 3000 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला है, जहाँ पर एक पोर्शन होटल के लिए है, जबकि एक पोर्शन कमर्शियल पर्पस के लिए है, और अभी क्योंकि इसका इनॉग्रेशन भी हो गया है, तो पब्लिक यूज के लिए इसको ओपन किया गया है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं,
तो रजिस्टर में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।